प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट के अंतर्गत मुगल बादशाह अकबर की दक्षिण नीति का अध्ययन करेंगे। अकबर उत्तरी भारत को अपने अधिकार में कर लेने के पश्चात दक्षिण भारत को भी जीत लेना चाहता था। जहाँ तक उसकी दक्षिण नीति का प्रश्न है, उसकी साम्राज्य विस्तार की लालसा, भारत को एक राजनीतिक इकाई में परिवर्तित करने का स्वप्न, अपनी सेना को व्यस्त रखने की आवश्यकता, दक्षिण की पतनोन्मुख राजनीतिक अवस्था और अरब सागर पर व्यापारिक एकाधिकार जमाने का यूरोपीय व्यापारियों का प्रयास, इन सब ने अकबर को दक्षिण की ओर अग्रसर होने को प्रेरित किया। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अकबर यह चाहता था कि हिंदुस्तान में उसकी सार्वभौमिकता सब स्वीकार करें। इसलिए अकबर ने सबसे पहले 1591 ईस्वी में दक्षिण के 4 राज्यों अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर तथा खानदेश के पास इस आशय के से दूत भेजे कि वे अकबर की सार्वभौमिकता को स्वीकार कर लें। खानदेश के राजा अली खान है, जिसका राज्य अकबर के राज्य की सीमा से लगता था, मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली और वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया, किंतु शेष तीनों राज्यों के शासकों ने अकबर के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। अतः अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना और अपने द्वितीय पुत्र मुराद को 1593 ईस्वी में अहमदनगर को विजय करने हेतु रवाना किया। खानदेश और अहमदनगर की विजय 1595-1601 ईस्वी। सन 1595 ईस्वी में अहमदनगर के गृह युद्ध ने मुगलों को अहमदनगर पर आक्रमण करने का मौका दिया। अहमदनगर के शासक इब्राहिम निजाम शाह की मृत्यु के बाद गद्दी किसको दी जाए, इस बात को लेकर विभिन्न दल बन गए और गृह युद्ध शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में एक दल ने शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना को सहायता के लिए आमंत्रित किया, तो अकबर ने तत्काल अहमदनगर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया तथा साथ ही खानदेश के शासक अली खां को भी अपनी सेना लेकर मुगल सेना से आ मिलने का आदेश दिया। परंतु मुगलों के वहां पहुंचने से पहले ही वजीर मियां मंजू ने व्यवस्था स्थापित कर ली और मुगलों को सहायता हेतु बुलाने पर पश्चाताप करने लगा। किले की सुरक्षा का भार चांद बीबी को सौंपकर वह स्वयं बीजापुर और गोलकुंडा से सैनिक मदद लेने चला गया। दिसंबर 1595 ईस्वी के मध्य मुगल अहमदनगर के निकट पहुंच गए और 18 दिसंबर को किला चारों ओर से घेर लिया गया। मुराद और मुगल सैनिकों और अधिकारियों ने किले को विजय करने हेतु अथक प्रयास किया। उधर चांद बीबी के नेतृत्व में बूढ़े से लेकर बालक तक तोपों, गोलियों, बमों और बाणों की बौछार मुगलों पर करते रहे और किले को बचाने में लगे रहे। मुगल अधिकारियों के आपसी मतभेद, रसद की कमी और बीजापुर व गोलकुंडा की सेना के आगे बढ़ने की खबर से मुगलों को संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। उधर किले में रसद की कमी मियां मंजू से शंकित होकर तथा मुगलों की वीरता देखकर चांद भी संधि के लिए तैयार हो गई। अतः 20 मार्च 1596 ईस्वी में मुगल अधिकारियों को बहुमूल्य नजरें देने, सोना चांदी बांटने और बरार का प्रदेश देने का वचन देने पर अंततः समझौता हो गया तथा मुगल बादशाह की अधीनता में इब्राहिम निजाम शाह के पुत्र बहादुर शाह को, जो उस समय एक बालक ही था, अहमदनगर का सुल्तान मान लिया गया। परंतु यह समझौता अधिक समय न रह सका। चांद बीबी ने अपने को शासन से अलग कर लिया और अन्य सरदारों ने संधि को ठुकरा कर बरार को मुगलों से छीनने का प्रयत्न किया। बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की सम्मिलित सेना मुगलों से लड़ने आगे बढ़ी। शाहरुख मिर्जा और खान खाना के नेतृत्व में मुगल सेना ने 5 फरवरी
1597 ईस्वी को सूपा में उनका मुकाबला किया। मुगलों को बड़ी हानि उठानी पड़ी। मुगलों की भारी जन हानि में सबसे अधिक उल्लेखनीय खानदेश के राजा अली खां का मुगलों के पक्ष में युद्ध करते हुए मारा जाना था, परंतु अंततः मुगल सेना की विजय हुई। मुराद और खान खाना की व्यक्तिगत शत्रुता को देखते हुए अकबर ने 1597 ईस्वी में अबुल फजल को दक्षिण के लिए रवाना किया और खान खाना को वापस बुला लिया तथा शहजादे मुराद की जगह शहजादा दानियाल को नियुक्त किया। परंतु अब खानदेश का नया सुल्तान मीरन बहादुर खां दक्षिण में मुगल शक्ति की सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में अकबर स्वयं दक्षिण के लिए रवाना हुआ। उसने शहजादा दानियाल को अहमदनगर विजय करने भेजा तथा स्वयं खानदेश के विरुद्ध बढ़ा। दानियाल ने अहमदनगर के किले का घेरा डाल दिया। चांद बीबी को यह आशा नहीं थी कि अहमदनगर के सैनिक मुगल आक्रमण का मुकाबला कर सकेंगे, विशेष रूप से जब अकबर स्वयं बहुत निकट था। अतः उसने अबुल फजल से संपर्क कर बीर के किले के बदले अहमदनगर का किला मुगलों को देने के लिए तैयार हो गई, परंतु उसके अधिकारी शांति के विरुद्ध थे और लड़ाई चाहते थे। अपनी परेशानी में चांद बीबी ने चित्ता खां से परामर्श किया, परंतु चित्ता खां बाजारों में दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा कि सुल्ताना मुगलों से मिली हुई है। दक्षिण लोग बिगड़ गए और चित्ता खां के नेतृत्व में महल में घुसकर चांद बीबी की हत्या कर दी। मुगल चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार थे, अतः सुरंगों से दीवार को उड़ाकर 18 अगस्त 1600 ईस्वी को मुगलों ने अहमदनगर के किले पर अधिकार कर लिया। बहादुर निजाम शाह को कैद कर लिया गया और उसे ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। असीरगढ़ की विजय 1601 ईस्वी। असीरगढ़ का किला खानदेश में स्थित था। दक्षिण भारत के मार्ग में पड़ने के कारण इसे दक्षिण का फाटक कहते थे। खानदेश के नए शासक मीरन बहादुर खां ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही इस किले को अपनी रक्षा हेतु सुदृढ़ करना प्रारंभ कर दिया। अतः 1599 ईस्वी के आरंभ में अकबर ने खानदेश पर आक्रमण कर वहाँ की राजधानी बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया और उसके उपरांत असीरगढ़ के दुर्भेद्य दुर्ग का, जो गोला बारूद और युद्ध सामग्री से पूर्ण संपन्न था, घेरा डाल दिया। यह घेरा लंबे समय तक चलता रहा, किंतु मुगलों की युद्ध कुशलता और किले में फैली महामारी से भयभीत होकर 21 दिसंबर 1600 ईस्वी में खानदेश के शासक बहादुर खां ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। परंतु किले के नायक याकूत खां और अन्य दुर्गरक्षकों ने कुछ दिनों तक मुगलों का सामना किया, परंतु अकबर द्वारा पद व धन का लालच दिए जाने पर 6 जनवरी 1601 ईस्वी को उन्होंने भी किले को समर्पित कर दिया। पूरे खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया एवं बहादुर खां परिवार सहित ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। इस संबंध में डॉक्टर स्मिथ ने जेसुइट पादरियों की साक्ष्य के आधार पर लिखा है कि अकबर ने बेईमानी से असीरगढ़ पर अधिकार किया। यह उसकी अंतिम विजय थी। अकबर की दक्षिण नीति का परिणाम यह हुआ कि दक्षिण में खानदेश, बरार और अहमदनगर का दुर्ग और उसके आसपास का क्षेत्र मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। उसके अधिकार में बुरहानपुर, असीरगढ़, अहमदनगर जैसे अनेक सुदृढ़ दुर्ग आ गए और उसके वंशजों के लिए दक्षिण पर अधिकार करना पहले की अपेक्षा सुगम हो गया। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के अनुसार अहमदनगर और असीरगढ़ विजय से दक्षिण का मार्ग खुल गया। मुगलों के पैर दक्षिण में सुदृढ़ता से जम गए और बाकी दक्षिणी सुल्तानों पर कूटनीति तथा सैनिक शक्ति के प्रयोग का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस प्रकार अकबर ने अपनी विजयों द्वारा पश्चिम में काबुल और कंधार से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में बरार तक का भू क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया। यह अकबर की सबसे बड़ी सफलता थी। अब भारत में मुगल साम्राज्य सबसे विस्तृत और सबसे शक्तिशाली था। अफगान सत्ता को पूर्णतया कुचल दिया गया था और मेवाड़ को छोड़कर बाकी राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में लाकर उन्हें सहायक बना लिया गया था। अकबर उत्तरी भारत पर पूर्ण अधिकार करने के बाद दक्षिण में प्रवेश कर चुका था और अपने उत्तराधिकारियों के लिए उसने संपूर्ण भारत की विजय का मार्ग खोल दिया था। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने अकबर की दक्षिण नीति का विस्तार से अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।